अब हम भारत के भूगोल में मिट्टी चैप्टर पढ़ेंगे। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों का निम्न प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे पहली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। फिर काली मृदा, फिर लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, छठवीं है लवण मृदा, सातवीं है पीठमय मृदा और आठवीं है वन मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी के कौन से कण मिलते हैं? तो बालू कण 40%, चिकना कण जिसे क्ले कहते हैं 40%, पांशुगढ़, गाद, सिल्ट 20% पाए जाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी जिसे एलुवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्तांब, भूरा, पेल, रेडिश ब्राउन पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देश के 40% भाग में सर्वाधिक क्षेत्र कवर करती है। पंजाब से असम तक के विशाल मैदान भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में फैली है। कछारी मिट्टी यह मिट्टी मुख्यतया हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निक्षेपित की गई हैं। इसमें बालू, मृत्तिका, गाद विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। यह हिमालय के निक्षेपों से बनी है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम का निर्माण बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत रेगड़ या रेगुर का निर्माण हुआ है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। कथन: दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं कारण इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। आंसर है इसका ए सही है किंतु आर गलत है। कथन: काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है कारण उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला चेस्टनट की तरह होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता। इसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, जैविक पदार्थ यानी ह्यूम्स की कमी पाई जाती है। इसीलिए बार बार जो बोला जा रहा था कि इसमें ह्यूम्स की मात्रा प्रचुर रहती है, वो स्टेटमेंट गलत हो जा रहा था। मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यह मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। कपास की काली मिट्टी इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। ब्लैक सॉइल मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्न कथन सही हैं। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। इन मिट्टियों में टेपियोका एवं काजू की अच्छी उपज होती है। मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, मालाबार तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रचुरता इस लेटराइट मिट्टी में प्रचुरता रहती है लोह की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की कमी रहती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों कार्बनिक तत्वों की कमी रहती है। लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। यह प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, काजू आदि की कृषि की जाती है।
यह लोहे की अतिरिक्तता के कारण अनउर्वर हो जाती है। यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन अपक्षालन लीचिंग क्रिया से निर्मित होती है। यह आर्द्र प्रदेशों की बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती हैं। कथन: पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। कारण: अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लैटेराइट प्रकार की होती है। आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र नेट सोन एरिया लगभग 60% है, जबकि आंध्र प्रदेश का नेट सोन एरिया 40% है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग में लाल एवं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिट्टी का विविध: पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम के लवण, मिट्टी चूना आधारित क्षारीय और लवणीय प्रकार की होती है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। अगर जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है तो वहाँ पे अगर मटर और दलहनी फसलें लगा दी जाएं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा से वह भरपूर हो जाती हैं। वायुमंडल में नहीं, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा से भरपूर हो जाती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें हैं अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द का हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। लाल मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है उसका प्रमुख कारण फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमि की मृदाएं अनउर्वर होती हैं। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा में पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता की कमी। कथन: ए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण: हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक चिकनी मृदा व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7 के मध्य। मिट्टी का पीएच मान कम हो तो अम्लीय मिट्टी और अधिक हो तो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। अगर मिट्टी में पीएच मान कम होता है तो अम्लीय मिट्टी, अधिक होता है तो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो चूने का, लाइम का प्रयोग किया जाता है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु चूने, लाइम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा गुजरात में, फिर सेकंड नंबर पे देख लीजिएगा कहाँ पे होती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में।
मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि में लवणीभवन का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, गहरी और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय बागानों के लिए अम्लीय, गहरी और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। मृदा अपरदन एवं सुधार। भारत में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है। क्रमशः चंबल घाटी एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल हैं। छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक क्षेत्र, मालवा पठार आदि, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। चंबल घाटी क्षेत्र में खोह गड्ढों का निर्माण अवनालिका अपरदन, गुली इरोजन के कारण हुआ है। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो शोरगम। सबसे कम भूमि अपरदन होता है क्लोवर से। मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का तरीका फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता पोषित होती है, जबकि बीज संशोधन मृदा की उर्वरता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहाँ की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियाँ हैं संशयावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और वायुरोध। बालू की बाढ़ शामिल नहीं है। मृदा अपरदन या मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वृक्षारोपण, वनारोपण से, सोपानी या समोच्च रेखीय कृषि से, अतिचारण एवं स्थानांतरी कृषि पर रोक लगाकर और मेड़बंदी द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कृषि। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो मोहिंदर सिंह रंधावा ने लिखा है। भारतीय कृषि का इतिहास मोहिंदर सिंह रंधावा, MS रंधावा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन हैं 20 या 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन में विभाजित किया जाता है। तो भारत को 20 या 60 ये एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन में विभाजित किया जाता है। कथन है ए, भारत की शुष्क पेटी की